माय डियर फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद वली इफ्तिखार एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल में। आज का जो हमारा वीडियो है वो डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ के ऊपर है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लॉ डिग्री जब एक लॉ स्टूडेंट एडवोकेट के फॉर्म में रजिस्टर्ड हो जाता है तब उसके पास ऑप्शन रहता है कि अब वो प्रैक्टिस कर सकता है डिफरेंट कोर्स ऑफ लॉ में। तो उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो एक जनरल फील्ड ऑफ स्टडी ले, सारे सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस करे, और या उसके पास ये ऑप्शन है कि वो एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में ऑप्ट करे कि वो एक पर्टिकुलर फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा है या वो जनरल फील्ड में प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम अपने इस वीडियो में जो डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ के ऊपर है उसमें हम डिस्कस करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या सब डिविजन्स हैं, सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स हैं, चैप्टर के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आज हम आपसे डिस्कस करते हैं। और मैं क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन में और बाकी सारी चीज़ों में कुछ बदलाव में बिलीव करता हूँ, तो हमने ये जैसे कि ये बोर्ड भी रखा हुआ है, इसमें हम आपको एक क्लासरूम की तरह कुछ टॉपिक्स को हल्का सा डिफ़ाइन भी करेंगे, जैसे चैप्टर्स हैं, उसके सब चैप्टर्स हैं, तो इसके थ्रू हम आपको और भी बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये, जैसा मेरे चैनल का जो उद्देश्य है लीगल यात्रा ग्लोबल का, द लीगल यात्रा ग्लोबल ये कहता है कि हम फूड, लाइफस्टाइल, टूर एंड ट्रैवल विद रेफरेंस टू लॉ के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे कि फूड का क्या रेलेवेंस है, टूर एंड ट्रैवल्स का, लाइफस्टाइल का क्या रेलेवेंस है लॉ की फील्ड में। तो इससे रिलेटेड भी हम वीडियोस बनाएंगे, वो हम आने वाले टाइम में हम वो सारे के सारे वीडियोस बनाएंगे और हम आपको जैसे कि ये एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे हर चीज़ की। तो प्लीज़, आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने मुझको अब तक बहुत सपोर्ट किया है। तो आज हम बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ पे। तो सबसे बड़ी बात कि डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ अगर हम बात करें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो सबसे जुड़ा हुआ है, उस सारे सब्जेक्ट्स उससे जिसे कहिए अपनी पावर ड्राइव करते हैं, और उसे हैंस केल्सन की ज़बान में ग्रैंड नॉर्म भी कहा गया है, जिसे जो बेसिक लॉ ऑफ द कंट्री है, मतलब कि द मोस्ट पावरफुल लॉ वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जन्म लेता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जन्म लेता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो अगर आप पढ़ें तो उसमें सारी की सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही रिलेटेड होती हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही पार्ट है। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है अगर हम बात करेंगे, वो है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस इज़ द साइंस ऑफ लॉ। ये वो बेसिक फ़िलॉसफी है जिसमें सारे के सारे सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं आते हैं, क्योंकि ये वो फ़िलॉसफी है जिसकी बेसिस के ऊपर एक्ट्स बनते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर लॉज बनाए जाते हैं। और ये एंशिएंट लेवल से लेके मिडिवल पीरियड तक और मॉडर्न पीरियड तक हर तरह से आपको गाइड करती है। जूरिस्प्रूडेंस वो साइंस है लॉ की जिसको एक तरह से जिसने समझ लिया उसने पूरा लॉ समझ लिया। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट बट अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो इसमें कवर होते हैं। हर टॉपिक की क्रिमिनल, सिविल, कॉर्पोरेट, हर चीज़ का की एक प्रॉपर डेफिनेशन, हर चीज़ की थ्योरी जूरिस्प्रूडेंस में पूरी तरह से डिफाइन की गई है। उसी के बेसिस के ऊपर लॉज, एक्ट्स और स्टैट्यूट्स या बिल्स जो भी आप कहें वो सब बनाए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जो दूसरा ये तो जूरिस्प्रूडेंस हो गया। अब इसके बाद अगर हम बात करें, कई सब्जेक्ट्स हैं, इसका कोई वो नहीं है कि लाइन बाय लाइन हम बात करें, हम किसी भी सब्जेक्ट की बात कर सकते हैं। तो कई टॉपिक्स हैं। अब तीसरे की हम बात करें तो वो कंपनी लॉ है, वो कंपनीज़ के बारे में बात करता है, कॉर्पोरेशंस के बारे में बात करता है। ये बिजनेस लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरी सबसे बड़ी बात लेबर लॉ है। लेबर लॉ लेबरर्स के वेलफेयर के बारे में बात करता है। इसमें कई तरह के एक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ये सारे के सारे लॉज लेबर लॉ कवर करता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो लेबरर्स हैं, वो उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या हुकूक़ हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें, किस तरह से कंपनसेशन दिया जाएगा, किस तरह से कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। दूसरी इसके बाद जो एक सब्जेक्ट आता है वो कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट भी इसका पार्ट है, और इसमें जिसे कहिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इससे रिलेटेड बहुत मेजर एक्ट्स हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इसी का एक तरह से पार्ट है। इसमें बेलमेंट, प्लेज,
आइडेंटिटी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और इस तरह की कई चीज़ें, गुड्स से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, जैसे कि ये बिज़नेस से रिलेटेड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिस्कस की जाती हैं। उसके बाद आता है इनकम टैक्स लॉ, जो जीएसटी, वैट, फाइलिंग, रिटर्न्स, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बात करता है। उसके बाद स्पोर्ट्स लॉ आता है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर बात करता है। फिर आता है आपका एयर एंड स्पेस लॉ, जो एयर एंड स्पेस से रिलेटेड जो लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं, जो उससे रिलेटेड लिटिगेशंस होते हैं, जो ट्रीटीज़ होती हैं, उसमें इंटरनेशनल लॉ का भी एक बहुत हद तक एक स्पेसिफिक रेलेवेंस आता है। तो और उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एयर एंड स्पेस लॉ का, तो ये चीज़ इसमें आती है। उसके बाद आता है फैमिली लॉ, जो डिवोर्स, मैरिज, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, इन सारी की सारी चीज़ों की बात करता है, जिसे पर्सनल लॉ भी कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में एक सबसे बड़ी बात ये है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में नियर अबाउट 4 to 5 सब डिविजन्स हैं। IPR सबसे नंबर 1, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। ठीक है, ये 5 टॉपिक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कवर होते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होती है पेटेंट। जब आप किसी सब्जेक्ट आप किसी कंपनी में हैं और आपने कोई प्रोडक्ट डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, तो उसके लिए आपको उसको सेव करने के लिए, उसको सेफगार्ड करने के लिए आपको उसका पेटेंट कराना ज़रूरी है, ताकि आपके प्रोडक्ट को कोई और यूज़ ना कर सके। वही चीज़ कॉपीराइट में आती है। कॉपीराइट में ड्रामेटिक वर्क्स, आर्टिस्टिक वर्क्स, पब्लिश्ड वर्क, लिटरेरी वर्क्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपने कॉपीराइट करा लिया तो वो आपका कॉपीराइट हो गया, और जो सारे राइट्स हैं वो रिजर्व्ड होते हैं ऑथर के पास। ठीक है, जो उसका स्पेसिफिक इन्वेंटर है। ये भी एक तरह का इन्वेंशन है, लेकिन इसे इन्वेंशन की कैटेगरी में नहीं माना जाता। इन्वेंशन की कैटेगरी में पेटेंट से रिलेटेड किसी चीज़ की आप डिस्कवरी करें, कोई फार्मूला डिस्कवर करें, मोबाइल बनाएं, या आप कोई कार डिज़ाइन करें, कोई मोटर बाइक डिज़ाइन करें, तो वो पेटेंट की कैटेगरी में आती है। और कॉपीराइट की कैटेगरी थोड़ी डिफरेंट होती है। अब आता है ट्रेडमार्क। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई बिज़नेस है, आपके बिज़नेस का कोई नाम है, वही सेम टू सेम स्पेसिफिक नाम, और अगल बगल के शॉप्स का भी है, तो जो कंज्यूमर होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कहाँ से ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे मिल सकती है। फॉर एग्जांपल खाने का बिज़नेस है आपका, या कपड़ों का बिज़नेस है, आप बहुत फेमस है, लेकिन आपका अगर एक ट्रेड नेम नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है, तो कंज्यूमर को डिपिक्ट करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, और इससे आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ट्रेडमार्क आपके बिज़नेस को बचाता है, एक पर्टिकुलर नाम देता है, एक लोगो देता है, एक आइडेंटिटी देता है, और कंज्यूमर्स को आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। उसके बाद आता है GI, जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशंस का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर जगह की चीज़ वहाँ की कही जाती है। फॉर एग्जांपल नागपुर के जो ऑरेंजेस होते हैं वो बड़े फेमस हैं, लखनऊ में टुंडे कबाब पराठे बड़े फेमस हैं, चिकन का काम बड़ा फेमस है जिसे कहिए, इलाहाबाद में जिसे कहिए गंगा ब्रिज है, ठीक है, जिसे कहिए दिल्ली में रेड फोर्ट है। तो ये चीज़ें यहीं पे हैं, अगर आपको देखना है तो आपको यहीं जाना पड़ेगा, और इसके लिए एक GI टैग भी दिया जाता है, जिससे आप की जो ओरिजिनलिटी है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल मोड में एक जगह पे हम हैं, उसको इंडिकेट करने के लिए जोग्राफिकल इंडिकेशन का यूज़ किया जाता है कि ये जो चीज़ है, या ये जो जगह है, या ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, ये यहीं पे अवेलेबल है और कहीं नहीं है। ठीक है, अगर आपको बिग बेन जाना है तो आपको लंदन जाना पड़ेगा, अगर आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखना है तो आपको न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको बड़ा इमामबाड़ा देखना है तो आपको लखनऊ आना पड़ेगा। तो अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देखनी है, जिसे पहले म्योर कॉलेज भी कहते हैं, तो आपको इलाहाबाद जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, इनका पर्टिकुलर इंडिकेशन, और ये सारी चीज़ें खाने में और हर चीज़ में बहुत हेल्पफुल होती हैं। हर चीज़ में ये एक पर्टिकुलर इंडिकेशन देती हैं कि ये चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस भी मोर और लेस पेटेंट की तरह अगर हम कहें आपको, वो एक स्पेसिफिक डिज़ाइंस होते हैं जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस का यूज़ होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे टॉर्ट की, लॉ ऑफ टॉर्ट। टॉर्ट को सिविल रॉन्ग भी कहा जाता है।
टॉर्ट में अगर हम लॉस की बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, मोटर व्हीकल्स एक्ट है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है। टॉर्ट पूरी एक तरह से कोडिफाइड नहीं है, जूरिस्प्रूडेंस की तरह ये भी कोडिफाइड नहीं है, ये भी फिलॉसफी है। इसमें इंग्लिश प्रेसिडेंट्स बहुत हैं, ये और बहुत से वेस्टर्न मुल्कों में कोडिफाइड होगा, लेकिन यहाँ पे जितनी मेरी नॉलेज है ये कोडिफाइड नहीं है। इसकी फ़िलॉसफी, ये एक फ़िलॉसफी है, लेकिन इससे रिलेटेड जो एक्ट्स हैं, जो कोडिफाइड एक्ट्स हैं, वो टॉर्ट का ही पार्ट है। जैसे मैंने बताया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, मोटर व्हीकल्स एक्ट है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट है, देयर आर मेनी अदर्स। तो टॉर्ट भी एक तरह से जूरिस्प्रूडेंस की तरह फिलॉसफी बताती है, लेकिन टॉर्ट एक तरह से जूरिस्प्रूडेंस का ही पार्ट है। टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ, ये सब जूरिस्प्रूडेंस से निकला है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल लॉ। ये इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करता है। इसमें पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी आता है, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ भी आता है, म्यूनिसिपल लॉज भी आते हैं, इसमें सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ये जब कंट्रीज़ के डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे आपने सुना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC, जैसे कंट्रीज़ के डिस्प्यूट है तो क्रिमिनल मैटर्स ICC में रेफर हुए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे कुलभूषण जाधव का केस था जिसमें हरीश साल्वे जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने अपीयर किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस विच आर सिचुएटेड एट हेग, नीदरलैंड्स, ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ है, वो ट्रीटीज़ की बात करेगा, वो लॉ ऑफ नेशंस की बात करेगा, वो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो लॉ ऑफ द सीज के ऊपर बात करेगा, वो इंटरनेशनल बिजनेस की बात करेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं उसकी बात इंटरनेशनल लॉ करता है। इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट। और इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, ह्यूमन राइट्स, ये एक तरह से एक सब्जेक्ट्स माने जाते हैं। ये सब एक ये तीनों एक तरह से इंटर रिलेटेड है। और कॉन्स्टिट्यूशन से भी अगर आप बात करें, सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, सिर्फ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, सारे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भी इनका इंटर रिलेशन है, क्योंकि ये एक बेसिक फिलॉसफी बताते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक फिलॉसफी भी बताता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंटरनेशनल लॉ, टॉर्ट, जूरिस्प्रूडेंस, ये कोडिफाइड नहीं, लेकिन इनसे रिलेटेड, इनकी रेलेवेंस के थ्रू कई एक्ट्स, कई बिल्स बनाए गए हैं। उसके बाद ह्यूमन राइट्स लॉ एंड प्रैक्टिस, इसकी मैं बात कर चुका हूँ, अभी बात कर चुका हूँ। ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करता है, जैसे राइट्स ऑफ प्रिजनर्स है, राइट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स है, राइट्स ऑफ रिफ्यूजीज़ है, और सारे बेसिक राइट्स, सारे फंडामेंटल राइट्स, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सारे स्पेसिफिक लीगल राइट्स जो इंसान के हुकूक होते हैं, जो ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसकी बात ह्यूमन राइट्स करता है। उसके बाद आता है आपका प्रॉपर्टी लॉ, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जिसमें इंडियन ईजमेंट एक्ट है जो प्रॉपर्टी से बात करता है, कैसे हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेल डीड क्या होती है, लीज डीड क्या होती है, मॉर्गेज डीड क्या होती है, ठीक है। जिसे कहिए लिस्ट पेंडेंस क्या होता है, पेंडेंसी ऑफ द सूट क्या होता है, और जिसे कहिए किस मोड से हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, गिफ्ट डीड क्या होती है, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है, इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीज़ें हम TPA जिसे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट कहते हैं उसमें हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद आता है आपका इन्वायरमेंटल लॉ, ठीक है। इन्वायरमेंटल लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इन्वायरमेंटल लॉ में कई बेसिक एक्ट्स हैं जो हमको बताते हैं आज की चीज़ों के बारे में। तो मैं अभी आपको डिफ़ाइन करूँगा। तो जो हमारा इन्वायरमेंटल लॉ है, इन्वायरमेंटल लॉ में हमारा सबसे पहले आता है वो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है 1972। उसके बाद हमारा द फॉरेस्ट, जिसे कहिए जो द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। उसके बाद हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है, ये हमारा जिसे कहिए 1986 में आया था। उसके बाद आता है हमारा द नेशनल इन्वायरमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट 1955, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा जिसे कहिए द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है। मैं इसके शॉर्ट फॉर्म्स इसलिए लिख रहा हूँ कि मैं इसको पूरी तरह से लिख नहीं सकता, ये ब्लैक बोर्ड पे आएगा नहीं। तो ये पर्टिकुलर लॉज आते हैं। इन्वायरमेंटल लॉ का एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उसमें वो हमारी इकोलॉजी के बारे में बात करता है कि हमारी इकोलॉजी क्या है, इन सारी की सारी चीज़ों की वो बात करता है। हमारा इन्वायरमेंट कैसे वर्क करेगा, उसमें वाइल्ड लाइफ भी आती है, पशुपालन भी आता है, और उसमें जैसे कि इन्वायरमेंट भी आता है, उसमें फ्लोरा फाउना भी आता है, उसमें वाटर भी आता है, उसमें एक तरह से जैसे कि पोल्यूशन का कंट्रोल कैसे किया जाए, ये सारी की सारी चीज़ें। जैसे पोल्यूशन बहुत हार्मफुल है ह्यूमन लाइफ के लिए, तो
तो ये सारी की सारी चीज़ें हम इन्वायरमेंटल लॉ में डिस्कस करते हैं। उससे रिलेटेड कई बेसिक एक्ट्स हैं, और जैसे आपने सुना होगा MC मेहता के कई केसेस हैं, उन्होंने कई PILs की थी। मेनका गांधी का केस है जिसे कई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेके, और ऐसे कई एक्ट्स और ऐसे कई लॉज जिसे कहिए जो बने हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किए हैं और जो हमारी पार्लियामेंट ने बनाए हैं, तो वो सब इन्वायरमेंटल लॉ का एक बेसिक पार्ट है। उसके बाद आता है हमारा जिसे कहिए क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ के कई बेसिक इम्पेडिमेंट्स हैं। अगर हम बात करें, अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो उसमें जो बेसिक एक्ट्स हैं वो है IPC, CRPC, एविडेंस। ठीक है, ये बेसिक लॉ हैं। ये वो बेसिक लॉ हैं जिसकी बेसिस के ऊपर हम कोर्ट में अपीयरेंस करते हैं। जैसे कोई क्राइम होता है तो IPC के थ्रू होता है, उसको जो ट्रायल लेवल पे एविडेंस का यूज़ होता है, और CRPC जो उसका प्रोसीजर बताता है, FIR कैसे रजिस्टर्ड होगी, कंप्लेंट केस कैसे रजिस्टर्ड होगा, जैसे कहिए नोटिस कैसे इशू होगा, समनिंग कैसे होगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें CRPC बताता है। IPC ऑफेंसेस के बारे में डिफाइन करता है, और एविडेंस ये बताता है कि एडमिसिबिलिटी एविडेंस की कैसे होती है। ठीक है ना, विटनेस कैसे रिकॉल किए जाते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें एविडेंस से पता चलती हैं। अब इसके अलावा और भी कई लॉज हैं जो क्रिमिनल लॉ को डिफाइन करते हैं, और सबसे बड़ी जो थ्योरी है वो है क्रिमिनल लॉ की, वो है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। जैसे जूरिस्प्रूडेंस थ्योरी है, वो कोडिफाइड नहीं, क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी भी डिफाइन एक तरह से कोडिफाइड नहीं है, वो डिफाइंड है इस तरह से कि उसमें सारे के सारे जो चीज़ें बताई गई हैं उसकी बेसिस के ऊपर लॉज और बिल्स बनाए गए हैं। उसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो IT रिलेटेड ऑफेंसेस की बात करता है कि हैकिंग क्या होती है, साइबर वेंडलिज्म क्या होता है, साइबर टेररिज्म क्या होता है, साइबर बॉम्बिंग क्या होती है। ठीक है, उससे रिलेटेड कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट से क्या जुरिस्डिक्शन है, सिविल कोर्ट से क्या जुरिस्डिक्शन है, ये सारी की सारी चीज़ें, इसके लिए एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाया गया था। उसके बाद आता है आपका मनी लॉन्ड्रिंग बिल, फिर आता है आपका नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो ड्रग्स की बात करता है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल के बारे में बताना मैं भूल गया, वो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बात करता है। और जिसे कहिए फिर जो वाइट कॉलर क्राइम का भी एक बहुत एसेंशियल पार्ट है। वाइट कॉलर क्राइम उससे रिलेटेड जो सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, जो बहुत हाई प्रोफाइल लोग जो गलत काम करते हैं, उसको वाइट कॉलर क्राइम कहा जाता है। और मनी लॉन्ड्रिंग भी उसका एक पार्ट है, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंस भी उसका एक पार्ट है। फिर उसके बाद आता है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, ये जब महिलाओं को यातना दी जाती है दहेज के रेलेवेंस में, या ऐसे उनको बिना किसी रीज़न के उनके ससुराल के लोग उनको टॉर्चर करते हैं, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये सारे के सारे लॉज जिसे कि ये वजूद में आते हैं। और 498A जो इंडियन पीनल कोड में बताया गया है कि वाइफ सब्जेक्टिंग टू क्रूएल्टी बाई हस्बैंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, उसका भी एक तरह से ये एक इफेक्ट है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो क्रिमिनल लॉ का पार्ट है, पॉस्को, जो चाइल्ड ऑफेंसेस होते हैं, जो सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं, उनको रोकने के लिए पॉस्को को बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी बैंकिंग लॉ की, कि बैंकिंग लॉ क्या है। बैंकिंग लॉ बैंक के रेगुलेशंस और बाकी सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बात करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, सरफेसी एक्ट, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये बैंकिंग लॉ के अंदर पूरी तरह से डिफाइन होती हैं। ठीक है, बैंक कैसे वर्क करेंगे, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, रूरल बैंक्स क्या होते हैं, एग्रीकल्चर बैंक्स क्या होते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है वो क्या है, और बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या होते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड कमर्शियल लॉ की कमर्शियल बैंक्स की क्या फंक्शनिंग होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जिसे कि ये चेक क्या होता है, ब्लैंक चेक क्या होता है, क्रॉस चेक क्या होता है, इंडोर्समेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, और प्रोमिसरी नोट क्या होता है, ये हम बैंकिंग लॉ में पढ़ते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर टॉपिक्स, सरफेसी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर लोन बैंक को अपनी डेट रिकवर करनी है तो सरफेसी एक्ट के थ्रू आप DRT को अप्रोच करते हैं। कंज्यूमर फोरम में भी जाते हैं, अगर कोई चीज़ की डिफिशेंसी होती है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंज्यूमर फोरम को जो अगर आप बात करें ट्रायल लेवल पे तो डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, फिर उसके ऊपर अपील के लेवल पे स्टेट कमीशन होता है, फिर हमारा NCDRC होता है, नेशनल कमीशन होता है जो दिल्ली में है, और उसके बाद जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। तो इसमें हम इन प्रोसीजर्स के थ्रू कंज्यूमर में हम लोग जाते हैं। तो बैंकिंग की फील्ड भी बहुत बड़ी है और इट्स अ वेरी बिग फील्ड। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक क्रिमिनल रेमेडी है। अगर चेक बाउंस होता है तो हमें क्रिमिनल कोर्ट में जिसे कहिए उसकी एक कंप्लेंट फाइल करते हैं और उसके बाद उसकी हमको रेमेडी मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लैंड लॉज की बात करें, लैंड लॉज में उत्तर प्रदेश ज़मींदारी अबोलिशन एक्ट है, जिसे UPZA&LR एक्ट कहते हैं, पंचायती राज एक्ट है, और जिसे कहिए म्यूनिसिपैलिटीज़ एक्ट है। ये सारी की सारी चीज़ें लैंड लॉज का पार्ट होती हैं।
जैसे ज़मींदारी एबोलिशन हुआ, ज़मींदारी से रिलेटेड, फ्यूडल लॉट से रिलेटेड जो लॉज होते हैं, पंचायती राज के जो लॉज होते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी है उससे रिलेटेड, ये सारी की सारी चीज़ें लैंड लॉज का पार्ट होती हैं। उसके बाद आता है लॉ एंड मेडिसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जो मेडिकल डिफिशिएंसी है आजकल बहुत होती है और उसकी बेसिस के ऊपर लॉ एंड मेडिसिन बनाया गया है। फॉरेंसिक साइंस इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लॉ एंड मेडिसिन का सबसे बड़ा इंटर रिलेशन ये है, जो मेडिकल डिफिशिएंसी होती है उसके रिलेशन में, जिसे मेडिकल नेग्लिजेंस भी कहते हैं, उसके रिलेशन वो सारे के सारे लॉज बताता है। वो डॉक्टर से रिलेटेड सारी चीज़ों को बताता है कि क्या होते हैं, किस तरह से फंक्शनिंग होती है और लॉ का क्या रिलेवेंस है, और मेडिकल डिफिशिएंसी हो जाए तो उससे रिलेटेड हम कौन सा लीगल रिकॉर्ड्स ले सकते हैं। तो लॉ एंड मेडिसिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। और फॉरेंसिक साइंस का क्या यूज़ होता है, कैसे हम डीएनए टेस्टिंग करते हैं, और बहुत सी चीज़ें उसमें आती हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो ये लॉ एंड मेडिसिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस लॉ। इंश्योरेंस लॉ बताता है कि इंश्योरेंस कंपनीज कैसे वर्क करती हैं। अगर इंश्योरेंस कंपनी से आपने लोन लिया और लोन उन्होंने आपको दिया और कोई डेफिशिएंसी कर दी, तो आप कैसे उनके खिलाफ लीगल रिकोर्स कर सकते हैं, आप कैसे उनके खिलाफ लीगल बैटल फाइट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, फायर इंश्योरेंस क्या होता है, ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस क्या होता है, कई कई तरह की इंश्योरेंस। आजकल बैंक्स भी इंश्योरेंस देने लगे हैं। पहले फाइनेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज जो होती थी वो अलग होती थी, अब बैंक्स भी इंश्योरेंस देने लगे हैं। तो उसमें हमारी क्या रेमेडी होती है, क्या लाइबिलिटी होती है, क्या राइट्स होते हैं, तो ये इंश्योरेंस लॉ से हमको पता चलता है। ठीक है ना। जब हम कंसोर्शियम होता है, जब हम एक एग्रीमेंट साइन करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, तो उसमें क्या क्या फ्लॉज होते हैं और क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें इंश्योरेंस लॉ के थ्रू पता चलती हैं। उसके बाद आता है आर्बिट्रेशन लॉ, जो मीडिएशन, कंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन की बात करता है। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता। जब दो लोगों के बीच में किसी भी तरह की बात बन ना रही हो, या दो बिजनेस हाउसेस के बीच में कोई बात ना बन रही हो, तब हम आर्बिट्रेशन का सहारा लेते हैं और हम लोगों के बीच में मध्यस्थता कराते हैं। ये फैमिली कोर्ट में भी होता है, जब मियाँ बीवी के बीच में डिस्प्यूट होता है तब भी होता है, या बिज़नेस हाउसेस के बीच में भी होता है। बिज़नेस हाउसेस के बीच में डिस्प्यूट्स बहुत कॉमन है, तो हम आर्बिट्रेशन का सहारा लेते हैं। उसके बाद आता है इलेक्शन लॉ, जो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ों की बात करता है। फिर आता है आर्मी लॉ, जो बात करता है कि आर्मी के अंडर जो लॉ है वो कैसे फंक्शन करेगा, कोर्ट मार्शल कैसे होते हैं, और बहुत सी चीज़ें जो मेजर जनरल, इन सब से रिलेटेड कई तरह की चीज़ें होती हैं जो आर्मी को एक तरह से डिफ़ाइन करती हैं। तो आर्मी लॉ उन सारे के सारे प्रोसीजर्स, उन सारे के सारे लॉज को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे आगे के वीडियोस में स्पेसिफिक टॉपिक को लेके हम बात करेंगे। अभी ये एक बहुत बेसिक स्टडी है। अब हम जो हमारे कई व्यूअर्स हैं, उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे मेल करके और मुझसे बात करके कहा कि आप हमको बिज़नेस लॉ का एक पैराफर्नीलिया बताइए कि बिज़नेस लॉ कैसे वर्क करता है। तो बिज़नेस लॉ क्या होता है, कुछ लोग कॉर्पोरेट लॉ समझते हैं, कुछ लोग इनकम टैक्स समझते हैं, सब मिला के बिज़नेस लॉ है। तो मैं आज आपको पूरी तरह से डिफ़ाइन करूँगा। आई एम कमिंग टू द टॉपिक, और मैंने ये सारे टॉपिक्स बता दिए, लेकिन अब बिज़नेस लॉ के अंदर जैसे क्रिमिनल लॉ का मैंने डेफिनेशन बता दी, उसके अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। मैं बिज़नेस लॉ के अंदर आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें आती, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। बिजनेस लॉ में सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट लॉ, जिसे हम कंपनी लॉ भी कहते हैं। ठीक है, वो कंपनीज के बारे में आपको बताता है, वो मैं बता चुका हूँ। उसके बाद आता है आपका कंपटीशन लॉ। उसके बाद आता है आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग लॉ, इसके बारे में मैंने भी डिस्कस किया था। बैंकिंग लॉ के बाद आता है आपका कमर्शियल लॉ, जिसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी है। कमर्शियल लॉ के बाद आता है आपका जिसे कहिए लेबर लॉ। फिर आता है आपका रियल एस्टेट लॉ। रियल एस्टेट लॉ के बाद आपका आता है आईपीआर, फिर आर्बिट्रेशन, फिर इनकम टैक्स,
और सारे के सारे लॉज, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज और उसके अलावा और भी सारे के सारे लॉज हैं, ये आपका बिजनेस लॉ का पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ, कंपनी कैसे बनाई जाती है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी रजिस्टर्ड कैसे होती है, फिर आता है आपका कॉम्पिटिशन लॉ, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, फेरा के क्या रूल्स हैं, फेमा के क्या रूल्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या कहता है। उसके बाद बैंकिंग लॉ, बैंक से लोन अगर हमको लेना है तो हमको क्या करना है, लोन को कैसे हमें जिसे कि क्लियर करना है। उसके बाद कमर्शियल लॉ, मैं उसकी बात कर चुका हूँ, सारे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, बेलमेंट, प्लेज, आइडेंटिटी क्लॉज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अग्रीमेंट्स, इन सब की बात करते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी उसी का पार्ट है। उसके बाद आता है लेबर लॉ, अगर हमने कंपनी बनाई तो उसमें एम्प्लॉयज़ होंगे तो एम्प्लॉयज़ भी होंगे, तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को हमको एम्प्लॉय करना पड़ेगा। लेबर से रिलेटेड जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे अगर किसी को प्रॉपर वेज नहीं मिल रही है या किसी को छुट्टी चाहिए, तो सारी की सारी चीज़ें एक एचआर देखता है, नहीं तो एक लीगल मैनेजर ही देखता है। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में अगर कंपनी ने कोई डिस्कवरी की, फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल बनाया या कोई जैसे कि कोई टीवी बनाया, तो अब उसका क्या करना है, अब हमें उसका पेटेंट फाइल कराना है। कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री है, कोई म्यूज़िक की कंपनी है, उसने कोई नई धुन बनाई, तो अब हमें उसका क्या कराना है, हमें उसका कॉपीराइट कराना है। हमें अपनी पर्टिकुलर कंपनी का ट्रेड नेम सिक्योर करना है, तो हमें ट्रेडमार्क कराना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आती हैं। उसके बाद आर्बिट्रेशन, दो बिजनेस हाउसेस के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट चल नहीं पाया, अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, हम मध्यस्थता की बेसिस पे जाएंगे, और वो कोर्ट में आउट ऑफ कोर्ट दोनों होता है। कोर्ट जो होता है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करता है, और उसके बाद जो चीज़ होती है वो फिर डिसाइड होकर फिर वापस कोर्ट जाती है। और इसमें सिविल कोर्ट का, हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंस रहता है। उसके बाद आता है इनकम टैक्स। हमने प्रोडक्ट बना लिया, हमारी सेल भी हो गई, परचेज़ भी हो गई, अब हमें क्या करना है, अब हमें जीएसटी कैसे हमें फ़ाइल करना है, जिसे कि ये बेसिक रिटर्न्स हमें कैसे फ़ाइल करने हैं, बैलेंस शीट, और ये सारी की सारी चीज़ें इनकम टैक्स एक्ट में आती हैं। तो ये और उसके अलावा जो बेसिक एक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, बेसिक सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एम्प्लॉय के साथ किसी ने बदतमीज़ी कर दी, तो किसी ने मॉलेस्ट कर दिया, तो वो इंडियन पीनल कोड में जाएगा, तो वो क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। तो जो बेसिक क्रिमिनल लॉ, बेसिक सिविल लॉ, वो तो अप्लाई होगा। लेकिन अगर हम बिजनेस लॉ की बात करें तो बिजनेस लॉ के ये सारे के सारे मेन टेनेट्स हैं, इन सबको मिला के बिजनेस लॉ बनता है। उसमें इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ भी, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन भी, ये भी इसका पार्ट होता है। लेकिन ये बेसिक टेनेट्स हैं। तो आज का वीडियो डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ लॉ पे मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और ये जिस तरह से ब्लैक बोर्ड पे आज मैंने आपको डिफ़ाइन किया है इन चीज़ों को, ये आपको पसंद आया होगा। मैं आगे नए नए तरह से वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और इम्प्रोवाइज़ करता रहूँगा अपने वीडियोस में, और आपको बताता रहूँगा लॉ की सारी बेसिक स्टडीज़ के बारे में, उससे रिलेटेड नई चीज़ों के बारे में, नए चेंजेस के बारे में। तो ओके देन, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर माई चैनल द लीगल यात्रा ग्लोबल, एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स please do subscribe my channel, my YouTube channel, The Legal Yatra Global. Okay, thank you. I'll meet you in the next video. Thank you very much.